प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फाइनल में समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कार्ल मार्क्स के पश्चात दूसरा जो सामाजिक विचारक अपने पाठ्यक्रम में है वो है इमाइल दुर्खिम। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को पिछले वीडियोज में आपने समझ लिया। अब इसी यूनिट में नेक्स्ट जो हमारे सोशल थिंकर हैं वो इमाइल दुर्खिम हैं। आप फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक थे। इमाइल दुर्खिम के दो सिद्धांत अपने सिलेबस में हैं, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत और समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत। आज वाले वीडियो में दुर्खिम का जीवन वृत्त और दुर्खिम की प्रसिद्ध रचनाएं और उनके योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्खिम फ्रांस के सामाजिक विचारकों में अगस्ट कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। अगस्ट कॉम्टे जो समाजशास्त्र के जनक थे, फादर ऑफ सोशलॉजी, वो भी फ्रांस से ही ताल्लुक रखते थे। जहां अगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं, वहीं दुर्खिम उसके प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध है। समाजशास्त्र के इतिहास में दुर्खिम ही पहले सामाजिक विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य और एक विषय वस्तु प्रदान की। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भौतिक विज्ञान की विधियों, अवलोकन, तथ्य संकलन, वर्गीकरण और परीक्षण आदि पर बल दिया। यानी नेचुरल साइंसेज की भांति ही सोशल साइंस में अर्थात सोशलॉजी में साइंटिफिक मेथड को प्रयोग किए जाने के हिमायती इमाइल दुर्खिम थे। किसी भी विषय में अपनी निश्चित धारणा तब तक नहीं बनाते थे जब तक कि उस विषय से संबंधित समस्त तथ्यों की वैज्ञानिक जानकारी उनको ना हो। यानी सभी सामाजिक तथ्यों को तर्क की कसौटी पर, वैज्ञानिक कसौटी पर कस लेने के बाद ही दुर्खिम उस पर विश्वास करते थे या उसके बारे में कोई धारणा बनाते थे। वे सामाजिक घटनाओं की उत्पत्ति में सामूहिक चेतना, धारणा और भावनाओं को महत्वपूर्ण मानते थे और इसी को उनका सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। दुर्खिम जो है एक समूहवादी विचारक थे और उनका जो सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है या सामूहिक प्रतिनिधान जिसको कहेंगे, वो सोशियोलॉजी में एक अपना प्रसिद्ध स्थान रखते हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है दुर्खिम का, सामूहिक प्रतिनिधित्व। आप व्यक्तिवादी विचारक नहीं थे, एक समूहवादी विचारधारा के समर्थक थे। प्रत्यक्षवाद और समूहवाद के समन्वय का प्रयास करने वाले अगस्ट कॉम्ट पहले विचारक थे और दुर्खिम ने इस समन्वय को और ज्यादा सुदृढ़ किया, दृढ़ता के साथ स्थापित किया।
तो इस प्रकार दुर्खिम जो है वो फ्रांस के समाजशास्त्रीय चिंतन में बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। और फ्रांस के समाजशास्त्रीय चिंतन में 3 योगदान उसके एक सामाजिक विचारक के रूप में दुर्खिम के 3 योगदान उल्लेखनीय माने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्षवाद और समूहवाद में समन्वय स्थापित दुर्खिम ने किया। ये उनका बहुत बड़ा सोशोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया, यानी साइंटिफिक मेथड को स्वीकारा और उसको सोशल साइंस सोशोलॉजी में अप्लाई किया। और तीसरा उनका योगदान आता है समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों और पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। तो अपने जीवन काल में बहुत पुस्तकें लिखी और अच्छी जो जिनको कहेंगे कि आनुभाविक अध्ययन पर बेस्ड पुस्तकें और पत्रिकाओं का संपादन। तो ये 3 उल्लेखनीय योगदान दुर्खिम के मानते हैं। अब दुर्खिम का थोड़ा सा लाइफ स्केच भी देखते हैं। दुर्खिम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के लोरेन क्षेत्र में एपिनल नामक कस्बे में हुआ। लोरेन प्रांत के एपिनल कस्बे में 1858 को दुर्खिम का जन्म हुआ। आपके माता पिता यहूदी थे और प्रारंभिक शिक्षा उनकी एपिनल कस्बे में ही पूरी हुई। और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए दुर्खिम पेरिस चले गए और पेरिस में जाकर के इकोल नॉर्मल एकेडमी में प्रवेश लिया। किंतु दुर्खिम का मन इकोल नॉर्मल एकेडमी में लगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि वो उनको अधिक रुचिकर नहीं लगा, जचा नहीं उनको, क्योंकि वहां परंपरावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण को अधिक महत्ता दी जाती थी। और दुर्खिम जो थे वो प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। दुर्खिम का जो दृष्टिकोण था, जो परिप्रेक्ष्य था, वो प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक था, साइंटिफिक। और उस एकेडमी में जो माहौल था वो था परंपरावादी और मानवतावादी दृष्टिकोण का। इसलिए ट्रेडिशनल फिलॉसफी से उनका मेल नहीं हुआ और वहां से वो चले गए। और पेरिस की स्कूलों में, विभिन्न विद्यालयों में 5 वर्ष तक उन्होंने शिक्षण कार्य किया और स्कूलों में समाजशास्त्र पाठ्यक्रम को लागू करवाया पेरिस में। और फिर जर्मनी चले गए, जहां पर अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानवशास्त्र का विशेष रूप से गहराई से अध्ययन आपने किया जर्मनी में जाके। 1887 में आप वापस पेरिस आए और बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। 1893 में पेरिस विश्वविद्यालय के द्वारा आपके लिखे गए शोध ग्रंथ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पर डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिली। और पेरिस विश्वविद्यालय के द्वारा ही 1902 में शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर पद हेतु आपको आमंत्रित किया। पेरिस विश्वविद्यालय से ऑफर आया कि शिक्षा शास्त्र के पद पर, एजुकेशन के पद पर आपको वहां नियुक्ति का ऑफर आया। और वहां पर प्रोफेसर पद पर आने के बाद 1913 तक शिक्षा शास्त्र के आप आचार्य रहे और 13 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम बदल करके दुर्खिम ने उसको विस्तार दिया। उस विभाग का नाम दुर्खिम ने रख दिया शिक्षा शास्त्र एवं समाज शास्त्र, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी डिपार्टमेंट। उस विभाग का नाम कर दिया और उसमें वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने।
इस समय तक समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए दुर्खिम ने उनका विस्तार किया और शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। पेरिस विश्वविद्यालय में ही दुर्खिम ने धर्म, नीति शास्त्र, नैतिकता, विवाह और परिवार का समाजशास्त्र, कॉम्ट और सेंट साइमन का समाज दर्शन जैसे विषयों पर जो है अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में, फ्रांस के लोकप्रिय विद्वान के रूप में ख्याति अर्जित की। आपके 2 संतानें हुई, आपका पुत्र आपका एक योग्य शिष्य भी था। सन 1914 में सभी जानते हैं अपन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और अपने लेखों के द्वारा और भाषणों के द्वारा पूरे फ्रांस के देशवासियों को आपने संबोधित किया समय समय पर, उनके अंदर जोश भरा और सरकार ने आपको उस युद्ध के संबंध में आपातकाल में मंत्री का पद दिया और युद्ध के समय आप फ्रांसीसी जनता का मनोबल बढ़ाने का कार्य आपने बहुत ही उल्लेखनीय स्तर पर किया। उन्होंने जनता को एक नारा दिया, धैर्य, प्रयत्न और विश्वास, जो आज भी फ्रांस में अमर नारा है। धैर्य, प्रयत्न, विश्वास। प्रथम विश्व युद्ध में दुर्खिम को एक भयंकर आघात लगा क्योंकि उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई और पुत्र की मृत्यु के बाद वो अंदर से टूट से गए और अगले ही वर्ष 1916 में उनको गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और 15 नवंबर 1917 को इस असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व और प्रसिद्ध सामाजिक विचारक इमानुएल दुर्खिम का देहांत हो गया। उनका अस्तित्व संसार से उठ गया 15 नवंबर 1917 को। तो दुर्खिम का ये शॉर्ट एक बायोग्राफिकल स्केच था, क्योंकि कोई निम्नदात्मक प्रश्न आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है तो उसमें सामाजिक विचारक का अगर आधे पृष्ठ पर या 1-2 पैराग्राफ में जीवन वर्त भी दिया जाए, लाइफ स्केच भी दिया जाता है तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आप मूल जो सिद्धांत का क्वेश्चन आपसे किया गया है उसके ऊपर आए और फिर पॉइंट वाइज, सिलसिले वाइज उस सिद्धांत का, उस अवधारणा का विवरण प्रस्तुत करें। तो निबंधात्मक प्रश्न को इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। अब इसमें नेक्स्ट थोड़ा सा पोर्शन और देखते हैं दुर्खिम का कि उसके कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ या रचनाएं थी, मेजर वर्क्स, व्हाट आर द मेजर वर्क्स ऑफ दुर्खिम। तो उसका लाइफ स्केच देखने के बाद और उसके बारे में उसके समाजशास्त्रीय प्रमुख योगदान देखने के बाद सारांश रूप में कि दुर्खिम ने कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी रचनाएं थी उनकी, कौन सी पुस्तकें थी। तो 4-5 पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध हैं जो उनके जीवन काल में लिखी गई। कुछ पुस्तकें उनके जीवन काल के बाद भी उनकी पत्नी के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा पब्लिश करवाई गई थी। तो समाजशास्त्रीय साहित्य में दुर्खिम की जो रचनाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध स्थान रखती हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशोलॉजी में थे। फर्स्ट है उनकी किताब जिस पे उन्होंने डॉक्टरेट भी की डिग्री मिली थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, समाज में श्रम विभाजन, जो 1893 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना दुर्खिम की है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाज शास्त्रीय पद्धति के नियम, जिसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया और समाज शास्त्र प्रत्यक्षवाद पद्धति को, वैज्ञानिक पद्धति का समावेश किया, तुलनात्मक पद्धति के बारे में बताया, साइंटिफिक मेथड्स में क्या क्या होता है, ये सब द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड जो महत्वपूर्ण पुस्तक है 1895 में, पहली वाली पुस्तक के 2 साल बाद।
तीसरी और अति महत्वपूर्ण पुस्तक भी है उनकी, एक 1897 में प्रकाशित हुई, आत्महत्या, द सुसाइड। इसमें दुर्खिम ने 11 देशों से आंकड़े एकत्रित किए आत्महत्या के बारे में। देखिए, एक प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, अनुभाविक अध्ययन पर प्रामाणिक ग्रंथ, द सुसाइड। चौथी जो पुस्तक है उनकी है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। सन 1912 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। पहली तीन पुस्तकें जल्दी जल्दी आई, 2-2 साल के अंतराल के बाद। चौथी पुस्तक आई 1912 में, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो ये इसमें धर्म के सिद्धांत के बारे में दुर्खिम बताते हैं कि धार्मिक जीवन किस हिसाब से, कि साम्यवादी दृष्टिकोण को इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। उससे अगली ये 4 पुस्तकें उनके जीवन काल में आई। उसके बाद 3 पुस्तकें और हैं जो उनके मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई, उनकी पत्नी के द्वारा, उनके शिष्यों, स्टूडेंट्स के द्वारा पब्लिश करवाई गई। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922 में, जो शिक्षा और समाजशास्त्र। और उसके बाद सोशोलॉजी एंड फिलोसॉफी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र, जो 1924 में प्रकाशित हुई। और अंत में एक उनकी पुस्तक और आई, मोरल एजुकेशन, 1925 में जो प्रकाशित हुई। तो दुर्खिम के ये 7 बड़ी रचनाएं हैं, जिनमें 4 तो उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई और 3 रचनाएं उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। इस तरह से ये दुर्खिम की रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है, कौन सी पुस्तक किसके बारे में है और कब लिखी गई थी। दुर्खिम एक ऐसे विचारक थे जो समूह को, समाज को ही वास्तविक देवता मानते थे। और हमारे पाठ्यक्रम में उनके 2 सिद्धांत हैं, सामाजिक श्रम विभाजन का और सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में उसका एक सिद्धांत शुरू करते हैं, तथ्य। थैंक यू।